नई कहानी आंदोलन के कहानीकार शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी गलता लोहा मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ गलता लोहा शीर्षक क्यों रखा गया। जब कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति, जब परिस्थितियाँ उसकी साथ छोड़ दें तो वह उस कार्य को भी करने के लिए विवश हो जाता है जिस कार्य के लिए उसे वंचित रखा जाता है, अर्थात तुच्छ समझा जाता है। इसमें जो पात्र हैं, मोहन वंशीधर एक निर्धर ब्राह्मण परिवार है, धनराम लोहार मास्टर त्रिलोकीनाथ। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की और वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होते थे। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु अपने शरीर की कमजोरी के चलते वह स्वयं को पाठ करने में असमर्थ पाते हैं। मोहन उनका आशय समझ जाता है, लेकिन पिता के अनुष्ठान का व्यवसाय कर पाने में वह कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला जाता है। तभी उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ जाती है और वह धनराम लोहार की दुकान पर हंसुए में धार लगवाने पहुंच जाता है, जिसके ऑफर से आती धप धप की आवाज़ को वह दूर से पहचान लिया करता था। धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्ठी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था और मोहन भट्ठी से दूर हटकर एक खाली कनेस्तर के ऊपर बैठा हुआ उसकी कारीगरी को फारखी निगाहों से देख रहा था। धनराम मोहन का सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो जाते हैं। मोहन द्वारा धनराम से मास्टर त्रिलोकी सिंह के बारे में पूछने पर वह उसे बताता है कि वे पिछले साल ही गुजर गए। धनराम बोला, मैं साहब भी क्या आदमी थे लला। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगते हैं। उनका कड़क आवाज़ में विद्यालय में खेलते हुए बच्चों से प्रार्थना करने व मोहन के विषय में पूछना। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर जी का चहेता था और पूरे स्कूल का मॉनिटर था। वही प्रतिदिन विद्यालय में हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए गाकर प्रार्थना करवाता था। अन्य बच्चों द्वारा मास्टर जी के प्रश्नों के जवाब न देने पर वह उनके प्रश्नों के जवाब देता। इसलिए मास्टर साहब ने उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार दिया था। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम इसके बावजूद मोहन के प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बचपन में ही बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। मास्टर त्रिलोकी सिंह सदैव यह कहा करते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। धनराम गांव के खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया था। मास्टर जी कभी कभी ही उस पर विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन मास्टर जी ने उसे 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा, लेकिन पहाड़ा याद न होने के कारण मास्टर जी ने उसको पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान डंडी टूट गई। मास्टर जी का नियम था कि सज़ा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा कभी नहीं सुना पाया, जिस कारण मास्टर जी ने उस पर व्यंग करते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगी इसमें। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की विद्या सिखा दी थी। विद्या सिखाने के दौरान मास्टर त्रिलोकी सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट दे देते हैं, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे।
एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, जिसके पश्चात धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लागते ही मोहन छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेता है, जिससे वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगते हैं। पैतृक पुरोहिताई के धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था, क्योंकि इस काम से वह अपने परिवार का पेट तक न भर पाते थे। मोहन पढ़ लिखकर वंश का दारिद्र्य गरीबी मिटा दे, यही उनकी मनोकामना थी। मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था, जिसे पार करने में 2 मील की चढ़ाई के अतिरिक्त बरसात के मौसम में नदी के जलस्तर की वृद्धि भी एक बड़ी समस्या थी। वंशीधर रोजाना शाम को थके हुए मोहन को प्रोत्साहित करने के लिए पुराणों में निहित विद्या प्राप्त करने की ललक रखने वाला बालकों की कथा सुनाते। वर्षा ऋतु में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर अपने एक यजमान के घर में मोहन के रहने का प्रबंध कर देते हैं। उस घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन भी खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी का जल स्तर घटने पर गांव लौट आता था। एक दिन नदी में पानी कम था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था। तभी पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। किसी तरह वह घर पहुंचा। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और वे मोहन के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आता है। वंशीधर बातों बातों में रमेश से मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। रमेश उनसे मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए कहता है। वंशीधर को ऐसा लगा कि उन्हें रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। मोहन जब लखनऊ पहुंचा तो वहां उसकी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। घर की महिलाओं के अतिरिक्त वह आस पड़ोस की महिलाओं के लिए भी कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन जाता है। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहल्ले को घरेलू नौकर से अधिक कुछ हैसियत नहीं देता था। मोहन रमेश की मानसिकता को भली भांति समझता है। अंततः वह काफ़ी टाल मटोल के बाद उसका एक साधारण से स्कूल में दाखिला करवा देता है। शहर में काम के बोझ व नए वातावरण से सामंजस्य स्थापित न करने के कारण मोहन स्कूल में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाता। गर्मियों की छुट्टी में भी वह तभी घर जा पाता था जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता, अन्यथा उसे अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। वह उसे बेरोजगारी का तर्क देकर तकनीकी स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कारखानों का चक्कर काटने लगता है। इधर बंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी, परंतु वास्तविकता का पता चलने पर उन्हें अत्यंत दुख होता है। जब धनराम मोहन के बारे में उनसे पूछता है तो वह उससे झूठ बोलते हैं कि मोहन सेक्रेटेरिएट में नियुक्त हो गया है। यह सुनकर धनराम उनसे यही कहता है कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। धनराम और मोहन बचपन के विभिन्न प्रसंगों पर बातें करते हैं। धनराम हंसुए पर धार लगाने के पश्चात कहता है कि यदि पंडित जी किसी के हाथों हंसुए को भिजवा देते तो वह तब भी ठीक कर देता। मोहन बिना कुछ कहे वहीं बैठा रहता है। गांव के सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में नहीं बैठते थे। यदि कोई आवश्यकता काम आ भी जाता तो ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले आते और खड़े खड़े ही अपना काम पूरा करवा ले जाते। ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले के लोगों द्वारा बैठने के लिए कहना भी अपराध माना जाता था। धनराम मोहन के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित तो होता है
किंतु बिना कुछ कहे अपने कार्य में तल्लीन रहता है। धनराम अपनी दुकान पर लोहे की मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु छड़ निहाई पर ठीक प्रकार से न फंसने के कारण ढंग से मुड़ नहीं पा रहे थे। मोहन कुछ देर तो उसे देखता रहा और फिर वह स्वयं दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर करके धनराम के हाथों से हथौड़ा लेता है और नपी तुली चोट से छड़ को पीटते पीटते गोले का आकार रूप दे देता है। मोहन के काम व स्फूर्ति को देखकर धनराम अवाक रह जाता है। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच व धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच करता है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। इस तरह हम देखते हैं कि किस प्रकार एक निर्धर ब्राह्मण का होनहार बुद्धिमान लड़का, जिसके विषय में मास्टर त्रिलोकीनाथ शुरू से ही भविष्यवाणियाँ किया करते थे कि एक दिन यह अपने माता पिता के साथ साथ हमारे स्कूल का नाम भी रोशन करेगा, लेकिन परिस्थितियाँ उसे कितना मजबूर कर देती हैं कि वह अपने जात पात के बातों को भूलकर उस कार्य को करने के लिए विवश हो जाता है जिसे लोग एक तरह से तौहीन मानते हैं, जिसे उच्च वर्ग के लोगों के लिए स्वीकार नहीं करते। वह मोहन किस तरह इन सबको उठाकर ताक पर रख देता है। वह ये चीज़ समझ जाता है कि जात पात से कुछ नहीं होता। यदि जीवन संकट में हो तो किसी भी कार्य को करने से परहेज नहीं करना चाहिए। अर्थात आप देखते हैं कि जैसे कुंभकार के लिए कुल्हड़ बनाना, लोहार के लिए लोहे से संबंधित कार्य करना, शर्मा के लिए बाल काटना, लेकिन आज जो समय है, जो आज का जो दौर है, आप देखेंगे कि हर जात वर्ग के लोग उस कार्य को कर रहे हैं जिसे पहले एक तरह से उन्हें वंचित रखा जाता था, क्योंकि वह उच्च वर्ग के थे और निम्न स्तर के कार्य नहीं कर सकते। जो निम्न वर्ग के लोग थे वही किया करते थे। तो कहीं न कहीं यह एक हमें संदेश से कहानी देती है कि भाई जब आपकी परिस्थिति आपका साथ न दे तो उस समय जीवन यापन करने के लिए यदि कोई भी कार्य करना पड़े, कोई कार्य करने से तात्पर्य जो आपके अनुरूप हो उसे कर लेना चाहिए। जैसे लोहार का काम अगर मोहन करता है तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि वह उन लोगों से तो लाख गुना अच्छा है जो भीख मांग कर खाते हैं। वो कर्म तो कर रहा है और आज के दौर में हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ओके, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।